हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा सेंटर में। तो इस वीडियो में हम प्राचीन भारत यानी एंशियंट हिस्ट्री के लगभग 500 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि बार बार रिपीट होता है, खास करके रेलवे, एसएससी, बिहार पुलिस और बिहार दरोगा तथा यूपी के एग्जामों में। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। चलिए देखते हैं सबसे पहला सवाल। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? तो प्राचीन काल में जो लिखने की भाषा थी, ध्यान दीजिएगा, भाषा पूछ रहा है, तो वह कौन सी थी? संस्कृत, पाली, ब्राह्मी या खरोष्टी? आंसर हो जाएगा संस्कृत, ऑप्शन ए। दूसरा देखिए, पूरा लेख विद्या का अभिप्राय पूछ रहा है। पूरा लेख विद्या का अभिप्राय, ये हो जाएगा शिलालेख का अध्ययन, ऑप्शन बी सही होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंशिएंट हिस्ट्री से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो ध्यान से देखते चलिए। नेक्स्ट है, महापाषाण संस्कृति 500 से लेकर के 100 ईस्वी हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे पत्थर से बने अस्त्र, औजार, समाधियाँ या फिर दैनिक उपयोग वाली चीज़ें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पत्थर से घेरी हुई गई समाधियाँ यानी कब्रें, ऑप्शन सी आंसर होगा। नेक्स्ट है, मानव द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ये पूछा जाता है कि मानव ने किस धातु को सबसे पहले प्रयोग किया है, तो हो जाएगा कॉपर, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट है, कालीबंगान किस प्रदेश में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कालीबंगान कहाँ पे है? राजस्थान, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, धातु से बने सिक्के सबसे पहले कहाँ पर मिले थे? हड़प्पा सभ्यता, उत्तर वैदिक काल, बुद्ध काल या मौर्य काल में? तो इसका आंसर हो जाएगा बुद्ध के काल में आपको धातु से बने सिक्के सबसे पहले मिले थे। नेक्स्ट देखिए, 7वां प्रश्न, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? समतावादी, श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित या जाति आधारित? हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति, तो ये हो जाएगा उचित समतावादी, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है, हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? पहला क्वेश्चन देखिए, अश्वमेघ की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उनकी पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, या लास्ट है उनकी संस्कृति समानता स्त्री नहीं थी? तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। नेक्स्ट देखिए, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? तो ये जगह हड़प्पा सभ्यता, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक निम्न में से कौन से हैं? यानी किससे पता चलता है कि वहाँ पे आर्थिक विकास था और व्यापार दोनों होती थी? तो हो जाएगा मुद्राएं, सिक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो सीरीज हो गई। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? इसको कमेंट करके बताइएगा, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1935, 1942, 1901 या फिर 1922? इसमें से कोई नहीं, कमेंट में बताइए, उसके बाद मैं रिप्लाई करूँगा हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई। नेक्स्ट है, हड़प्पा स्थलों की खुदाई निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला है? नली के कुआं, दुर्ग, धान्यगार या शिखर सहित मंदिर? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिखर सहित मंदिर नहीं मिला है। नेक्स्ट देखिए, 13वां, ईंट की कृत्रिम डॉकयार्ड वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा है? ध्यान दीजिएगा, कृत्रिम डॉकयार्ड यानी आर्टिफिशियल डॉकयार्ड, तो ये मिला था आपको लोथल में। लोथल कहाँ है? गुजरात है, याद रखिए, कभी पूछेगा आपको लोथल कहाँ पे है, तो आंसर हो जाएगा गुजरात। अगला प्रश्न देखिए, सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जैव ऑर्गेनिक संबंध का प्रमाण किसकी पूजा से मिलता है? यानी हमारे जो वर्तमान समय है और सिंधु घाटी समय, दोनों कॉमन पूजा किस चीज़ का किया करते थे? आंसर हो जाएगा पत्थर, पेड़ और पशु का, ऑप्शन बी। अगला देखिए, बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या चामुंडो?
ये हो जाएगा आपका चाणहोद्रो, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। सिंधु सभ्यता के टेराकोटा की मूर्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान न था? इंपॉर्टेंट है, यानी ये जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से कौन सा जानवर वहाँ पे प्रेजेंट नहीं था उस समय? तो हो जाएगा गाय, ऑप्शन सी। अगला देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? प्राकृतिक के बलों की पूजा, व्यवस्थित शहरी जीवन, पशु चारण खेती या जाति समाज? तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यवस्थित शहरी जीवन जो था उसकी मुख्य विशेषता थी सिंधु घाटी सभ्यता की। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ड्रामा क्वेश्चन। लोथल नामक स्थान पर निम्नलिखित सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था? आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता की, ऑप्शन ए। अगला देखिए, देवी माता की पूजा संबंधित थी आर्य सभ्यता, भूमध्य सागरीय सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंधु घाटी सभ्यता से। ध्यान से देखते चलिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रायः अपने मकान किससे बनाते थे? पक्की ईंट, लकड़ी, पत्थर या सभी से? आंसर हो जाएगा पक्की ईंटें से वहाँ की मकानें ज़्यादातर बनी होती थी, तो ऑप्शन ए सही होगा। अगला है मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन, ये भी बार बार पूछता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो के स्थित सबसे बड़ा भवन कौन सा था? तो है विशाल स्नानागार, ठीक है, विशाल स्नानागार, धान्यगार, स्तंभ, हॉल या फिर 2 मंजिला मकान? तो ये हो जाएगा धान्यगार, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता? नगर सभ्यता, ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर, ठीक है। नगर सभ्यता मुख्य विशेषता है सिंधु घाटी सभ्यता की। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? ये लोथल हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला है निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले खोज किसने किया? जॉन मार्शल, आर डी बनर्जी, कनिंघम या दयाराम साहनी? तो आंसर इसका क्या होगा? दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले खोज किया था। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के रूप में किया जाता था? तो हड़प्पा के समय जो सिक्के थी किस चीज़ का बनता था? टेराकोटा, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के से संबंधित नहीं है? चार्ल्स मैसन, कनिंघम, एम व्हीलर या पी एस बत्स? सही आंसर इसका हो जाएगा पी एस बत्स, जो है हड़प्पा संस्कृति से जुड़े हुए नहीं थे। अगला है क्वेश्चन नंबर 27। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? कांस्य, नवपाषाण, पुरापाषाण या लौह युग? सही आंसर इसका हो जाएगा कांस्य युग का। अगला देखिए, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे यानी ज़्यादा थे? आंसर हो जाएगा कपास, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, हड़प्पा के निवासी ग्रामीण थे, शहरी थे, खानाबदोश था या जनजातीय? तो वो लोग शहरी थे, ऑप्शन बी सही होगा। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय? काफ़ी आसान सवाल है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो मेन व्यवसाय था वो था कृषि, ऑप्शन डी, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो को आप लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पर नए हैं तो शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? आसान लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? आंसर हो जाएगा रावी नदी। नेक्स्ट देखिए, सिंधु में मोहनजोदड़ो का मतलब? ये भी बार बार पूछता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मोहनजोदड़ो का जो मतलब होता है वो होता है मृतकों का टीला, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? तो हो जाएगा लरकाना, ऑप्शन ए। अगला देखिए, किस स्थान पर हड़प्पा समय के रथ की एक प्रतिमा मिली? तो रथ की जो मूर्ति है वह कहाँ से मिली है? लोथल, बनमाली, दौमदाबाद या फिर कालीबंगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन
सी दोमदाबाद से मिला है आपका रथ। ठीक है, क्या मिला है? रथ। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई है? मृदभांड, आभूषण, बढ़ाईगिरी या लोहार? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि उस समय जो लोहा था उसकी ही जानकारी नहीं थी आर्यों को, तो ऑप्शन डी सही होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना मिलती है? प्राचीन वैदिक युग, तो वह किस वेद में लिखा हुआ है? आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। ठीक है, किसमें? ऋग्वेद में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय नगर 3 विद्वान संत कपिल, गार्गी और मैत्रेय का घर था? भारतीय प्राचीन नगर ये तीनों का घर था, तो था मिथिला। ठीक है, मिथिला ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारतीय शासन के प्रतीक के शब्द सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आए या ना आए आपको पता होना चाहिए। जो हमारा सत्यमेव जयते है वह कहाँ से लिया गया है? आंसर होगा उपनिषद, मुंडकोपनिषद से, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, वेद शब्द का अर्थ क्या है? तो वेद का जो मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ जिसको बोलते हैं, होता है ज्ञान, नॉलेज। नेक्स्ट है, वेदों को क्या माना जाता है? आंसर हो जाएगा श्रुति, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्या है? भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? जो प्राचीन समय में जो वर्ण व्यवस्था का सिस्टम था वह किस आधार पर था? तो कर्म के आधार पर था, यानी कौन व्यक्ति क्या काम कर रहा है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, हालांकि आज जाति भेदभाव दूसरे तरह के हो गया, लेकिन पहले जो था वो प्योरली काम के बेसिस पे था। ठीक है, अगला देखिए, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? आसान सवाल, तांबा। नेक्स्ट देखिए, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? यानी जो वेद और ब्राह्मण दोनों का विरोध करते थे उसको किस नाम से जानते थे? तो हो जाएगा श्रमण, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44। भारतीय संगीत का उद्गम निम्नलिखित में से किसमें खोजा जा सकता है? तो कौन सा जो वेद है वो संगीत से जुड़ा हुआ है? काफ़ी आसान सवाल है, आंसर हो जाएगा सामवेद। सामवेद याद रखिए, स से संगीत और स से साम। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पूछ रहा नहीं था, तो हो जाएगा तंबाकू, ऑप्शन डी। अगला सवाल है 46 नंबर। देखिए, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही नहीं है? वे संस्कृत बोलने वाले थे, सही है। घुड़सवार करते थे, सही है। कई झुंडों में भारतवर्ष पहुंचे, सही है। वह मुक्ता नगर में निवास करते थे, गलत। तो ऑप्शन आंसर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए ध्यान से। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूलते थे उसको क्या कहा जाता था? तो जो टैक्स पहले लगता था उसको जाना जाता था किस नाम से? बलि के नाम से, ऑप्शन ए सही हो। अगला देखिए, वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन, काफी आसान सवाल, वैदिक आर्य का मुख्य भोजन क्या था? तो हो जाएगा दूध और इसके उत्पाद, क्योंकि वो लोग क्या करते थे? कृषि पे आधारित थे, पशुपालन करते थे, इसलिए उनका दूध और उसके प्रोडक्ट थे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। आर्य अनाथ के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि उन्होंने बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रयोग किया, वे लंबे और बलवान थे, एक उन्नत शहरी थे, या फिर घोड़ों द्वारा चलाए गए रथों का प्रयोग किया? तो ये ऑप्शन डी सही होगा। अगला सवाल देखिए, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन की आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में कौन विकल्प सही है? तो आरोही क्रम में पूछ रहा है,
आपका मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रम, तो हो जाएगा ब्रह्मचर्य, सबसे पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वनप्राशन और फिर संन्यास। एक क्रम था, आज भी पालन करना चाहिए। स्टूडेंट, पारिवारिक जीवन, ठीक है, फिर घूमना फिरना और लास्ट में संन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? हमने पीछे भी ये देखा, मुंडकोपनिषद से। ऑप्शन डी सही होगा। अगला है, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो हो जाएगा व्यवसाय पे, कर्म पे। ऑप्शन सी सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा अनुस मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में किया गया था? तो मानव जो है सबसे पहले कौन सा अन्न का प्रयोग किया था? तो हो जाएगा जौ। अगला देखिए, निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी? संयुक्त परिवार, कृषि या जाति? तो जाति का वर्णन जो है ऋग्वेद काल में कभी नहीं मिलता है, तो ऑप्शन सी सही होगा इसका। नेक्स्ट देखिए, जुरैसिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय फॉसिल कहाँ गया? यानी वृक्ष का बचा हुआ अवशेष जुरैसिक काल का कहाँ पे मिला है? पित्तौरगढ़, छत्तीसगढ़, रामगढ़ या बहादुरगढ़? आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। अगला है, यज्ञ सूत्र निम्नलिखित में से किस वेद में? तो हमने पीछे देखा संगीत, सामवेद, और यज्ञ जो है वह किस वेद में है? तो आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा समान रूप से जनजातीय सरदार यानी मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी? समिति, सभा, गण या विधता? आंसर हो जाएगा समिति। ऑप्शन ए। अगला देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का लिपि कौन सा है? इंपॉर्टेंट सवाल। तो लिपि जो है अननोन है। ठीक है, लिपि अननोन है उसका। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित वैदिक संज्ञातों में से भारतीय संगीत का उद्गम? तो अगेन संगीत हो जाएगा सामवेद। कुछ प्रश्न रिपीट हुए हैं लेकिन अच्छा आपको याद हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से अर्थ क्या होता है? उपनिषद का मतलब होता है पास बैठना। ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का गोदीबाड़ा लोथल कहाँ स्थित है? हमने पीछे बताया था आपको। लोथल में क्या है? डॉकयार्ड, जिसको हिंदी में गोदीबाड़ा बोला गया है, और ये गुजरात में स्थित है, तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश, बंगाल, सप्त सिंधु या दिल्ली? इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन सी, सप्त सिंधु। नेक्स्ट देखिए, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत? तो हो जाएगा कृषि, फार्मिंग। ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64, ध्यान से देखते चलिएगा। निम्नलिखित में से किस देश ने भारत से मोहनजोदड़ो से प्रसिद्ध नर्तक कन्या की प्रतिमा वापस देने के लिए कहा? तो मोहनजोदड़ो किस किस के देश के बीच में? चाइना में तो नहीं है, आपका इंडिया पाकिस्तान का ही कंट्रोवर्सी है वो, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपको पाकिस्तान। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कालीबंगा में क्या मिली है? कपास की खेती होती थी वहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन सॉरी कालीबंगा बंदरगाह आपका हो गया गुजरात में। कालीबंगा में जो है वह मिलती थी मिट्टी के पात्र मिले। ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? कथा सरित सागर, जय संहिता, राजतरंगिणी या भारत कथा? तो ये हो जाए आपका जय संहिता। ऑप्शन बी। अगला है, निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किससे खोजा जाता था? तो ये हो जाएगा सामवेद। आगे देखिए, जिस मनीषी यानी पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया वो
क्या थे, उनका नाम पूछ रहा है जिसने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया। तो हो जाएगा अगस्त, ऑप्शन सी। अगला है सिंधु घाटी का कौन सा एक स्थल पाकिस्तान में स्थित है? लोथल, कालीबंगा, आलमगीरपुर या हड़प्पा? ये हो जाएगा आपका हड़प्पा, जो है वो पाकिस्तान का एरिया में पड़ता है। नेक्स्ट है प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम बताइए। तो सिंधु घाटी, मेसोपोटामिया, मिस्र या इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट देखिए विषम शब्द बताइए। सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, ये तीनों वेद हैं, 4 वेद में से विष्णु पुराण नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, विशाल स्नानागार यानी ग्रेट बाथ जो है कहाँ पर है? हड़प्पा, लोथल, चंद्रद्रो या मोहनजोदड़ो? तो हो जाएगा मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति की पूजा करते थे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक सिंधु घाटी सभ्यता के खोज करता थे? तो ये हो जाएगा दयाराम साहनी, ऑप्शन बी। अगला है निम्नलिखित का मेल करना है आपको। 75 नंबर क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो, स्टैचू ऑफ प्रीस्ट, हड़प्पा, कालीबंगन, हल्के चीन, लोथल, ग्रेट बाथ। ठीक है, तो लोथल जो है वो पतन है। ठीक है, तो डी का तो दूसरा हो जाएगा। डी का दूसरा। मोहनजोदड़ो, ग्रेट बाथ, कालीबंगा, सी का हो जाएगा 3, हल्के चिन्ह। ये ऑप्शन सही नहीं लग रहा है, इसलिए इसको स्किप करते हैं। ठीक है, ऑप्शन सही नहीं इसमें से। आगे देखते हैं, उपनिषद क्या है? बताइए, आसान सवाल। उपनिषद हो जाएगा हिंदू दर्शन का स्रोत। नेक्स्ट है कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठान से संबंध रखता है? धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है आपका यजुर्वेद। अगला देखिए, किस वेद में जादू, चमत्कार तथा मंत्र दिए गए? इंपॉर्टेंट है, जादू, मंत्र, तंत्र विद्या की जानकारी जो है वो किस वेद में है? तो हो जाएगा अथर्ववेद, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए 79, सिंधु घाटी सभ्यता में बृहत स्नानागार या विशाल स्नानागार निम्नलिखित में से किस नगर में पाया जाता मिला है? ये हो जाएगा मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 80, सिंधु घाटी सभ्यता में धौलागिरा निम्नलिखित में से किस लिए प्रसिद्ध है? धौलागिरा किस लिए प्रसिद्ध है? तो हो जाएगा जल संरक्षण, ऑप्शन सी। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता? आसान सवाल है, ऋग्वेद में सबसे इंपॉर्टेंस ज़्यादा इंद्रदेव को दिया गया, यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गौतम बुद्ध से हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म से। तो उनका महापरिनिर्वाण जो है वह कहाँ पर हुआ था? आंसर हो जाएगा कुशीनगर, ऑप्शन बी। अगला देखिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अवशेष संकेत देते हैं कि ये शानदार और योजनागत अच्छी तरह से बनाई गई क्या थी? व्यापारिक नगर थी, तटीय नगर, धार्मिक नगर या कृषि नगर? तो आंसर हो जाएगा व्यापारिक नगरी, कॉमर्शियल सिटीज थी, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट देखिए, वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे, इनमें से कौन प्रेम विवाह था? वैदिक काल में प्रेम विवाह को क्या कहा जाता था? गंधर्व विवाह, ऑप्शन बी। 25वां देखिए 85th, सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल किसके लिए प्रसिद्ध थी? तो बंदरगाह के लिए, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वेद वेद यात्री का भाग नहीं है? वेद त्रयी यानी 3 वेद जो है उसको वेद त्रयी बोला जाता है, और ये 4 में से कौन एक है जो वेद त्रयी में नहीं आता है? तो हो जाएगा अथर्ववेद, ऑप्शन डी। बाकी ये 3 जो वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये तीनों को वेद त्रयी कहते हैं। अगला देखिए, हड़प्पा स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित है?
तो मांडा आपका चिनाब नदी के किनारे है, ऑप्शन ए सही होगा। अगला देखिए, किस नदी के निकट ऋग्वेद सभ्यताएं सबसे ज़्यादा स्थित थी? ऋग्वेद सभ्यताएं किस नदी के ज़्यादा किनारे सबसे ज़्यादा थी? तो वो जगह सरस्वती नदी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र का व्यापार था? ये हो जाएगा लोथल। समुद्री व्यापार मतलब बंदरगाह। बंदरगाह कहाँ पे है? लोथल में। लोथल कहाँ है? गुजरात। ठीक है, तो ऑप्शन भी यहाँ पे सही है। एक क्वेश्चन 3 सवाल हमने आपको बता दिया। अगला है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। तो सोम को कौन सा मंडल पूर्णतः समर्पित है? तो हो जाएगा 9वां मंडल। अगला देखिए, भारत का कौन सा क्षेत्र एक समय अवंतिका के नाम से जाना जाता था? तो अवंतिका के नाम से मालवा को जाना था तथा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ? तो हल जो है वह बनवाली से प्राप्त हुआ है, ऑप्शन बी। आगे देखिए 93 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी? तो बिंबिसार किसका पिता था? आंसर होगा अजातशत्रु का, और अजातशत्रु ने बिंबिसार को मार करके गद्दी पे बैठा था। अगला क्वेश्चन 95, किस प्रकार का मृद भांड पॉटरी भारत में द्वितीय शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? चित्रित, उत्तर काले, गेरू रंग या काले और लाल बर्तन का? ये हो जाएगा उत्तर काले पशयुक्त बर्तन। 95 नंबर क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में माउंट आबू पर दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण निम्नलिखित में से किस धर्म के अनुयायियों द्वारा किया गया था? तो दिलवाड़ा का माउंट आबू जो है किस तीर्थ का है? जैन मंदिर है, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट देखिए, जैनियों के पहले तीर्थंकर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैन धर्म का पहला तीर्थंकर कौन थे? आंसर हो जाएगा ऋषभ, ऑप्शन डी। अगला है, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ किसका है? जैन का, बौद्ध का या सिख का? तो त्रिपिटक जो है वो बौद्धों का है, ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, आगे देखिए, महावीर की माता का नाम क्या था? महावीर की माता का नाम क्या था? आप कमेंट करके 98 का क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से जैन धर्म का कौन सा त्रिरत्न नहीं है? सही विश्वास, सही दृष्टि, सही ज्ञान, सद आचरण। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, ये नहीं है त्रिरत्न में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म दोनों में निम्नलिखित में से किसमें विश्वास जो है नहीं करते थे? जैन और बौद्ध दोनों में किसमें विश्वास नहीं करते थे? यज्ञ, मुक्ति, कर्मकांड या जाति व्यवस्था? तो इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 101, ध्यान से देखते चलिए। भगवान बुद्ध ने प्राण कहाँ पर त्यागा था? यानी भगवान बुद्ध की जो है मृत्यु जो है वह कहाँ पर हुई थी? तो ये हो जाएगा कुशीनगर, जिसको महापरिनिर्वाण भी बोला जाता है उनकी मूर्ति को। अगला देखिए, अजंता की चित्रकारी निम्नलिखित में से किससे प्रेरित है? दयालु बुद्ध, राधा कृष्ण की लीला, जैन तीर्थकर या महाभारत का युद्ध? तो ये हो जाएगा बुद्ध। नेक्स्ट देखिए, बौद्ध धर्म, जैन धर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमेशा प्रश्न आता है। अगला, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? अत्रेय, मैत्रेय, नागार्जुन या कल्कि को? क्या हो जाएगा इसका? मैत्रेय, ऑप्शन बी। अगला देखिए, तमिल भाषा के शिल्प पद्दिकारम और मणि
नामक गौरव ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो ये हो जाएगा हिंदू धर्म। आगे देखिए 105, निम्नलिखित में से कौन सा मठ बौद्ध मठ धर्म से संबंधित है? डामका, चैत्य, खांकवा या अगेरी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी चैत्य। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन संस्कृत का प्रथम व्याकरणविद था? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये हमेशा पूछता है। संस्कृत का प्रथम व्याकरण तो हो जाएगा पाणिनि, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, बुद्ध का निर्वाण स्थल निम्नलिखित में कौन सा था? निर्वाण मतलब उनकी मृत्यु का स्थल, तो हो जाएगा कुशीनगर। अगला है, नालंदा विश्वविद्यालय महान केंद्र था किस चीज़ का? तो बेसिकली जो था बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ, वहाँ पर पढ़ाई होती थी ज़्यादातर, तो ऑप्शन ए सही होगा। अगला देखिए, मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग पथ का प्रतिपादन किसने किया था? महावीर, गौतम बुद्ध, शंकराचार्य या कबीर? ये हो जाएगा गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य के थे? आंसर हो जाएगा शाक्य, ऑप्शन बी। और यही कारण है गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता था। नेक्स्ट देखिए, बौद्ध धर्म में बूल का शब्द संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना से? बूल यानी बैल, ठीक है। तो बैल किस चीज को दर्शाता था? आंसर हो जाएगा जन्म को। अगला देखिए, बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये दो वर्ग कौन कौन सा था? तो हो जाएगा ये स्त्रियां और शूद्र, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो ये हो जाएगा शाक्य वंश। अगला है, बुद्ध का अर्थ क्या होता था? तो ये हो जाएगा ज्ञान की प्राप्ति, ऑप्शन है। चलिए आगे देखते हैं, बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ, यानी गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? आंसर हो जाएगा बोध गया, बिहार। अगला है, अशोक ने किस बौद्ध साधु को से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? बहुत इंपॉर्टेंट, अशोक जो है किससे प्रभावित होकर के बौद्ध धर्म अपनाया था? तो हो जाएगा उपगुप्त, ऑप्शन बी। अगला सवाल देखिए, बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है? तो ये हो जाएगा पाली में, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में लिखित सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? दिव्य वंदना, दोहा कोसा, ब्रजचेतिका या वाम सात पाकशिनी? ये हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे देखिए 119 क्वेश्चन नंबर, ध्यान से देखते चलिए। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान, ये हो जाएगा लुम्बिनी, जो नेपाल में पड़ता है। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किस में की गई, यानी किस भाषा में की गई है? तो हो जाएगा पाली भाषा, ऑप्शन बी। अगला है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो गौतम बुद्ध अपना पहला उपदेश दिए थे सारनाथ में। अगला देखिए, बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ पर दिया? हो जाएगा सारनाथ। आजीवक संप्रदाय का संप्रदाय क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट है, आजीवक संप्रदाय का संप्रदाय तो बुद्ध का समसामयिक था, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बौद्ध धर्म निम्नलिखित में से किन मतों पर विश्वास करता था? दुनिया में दुखों से भरी है, ये भी सही है। लोगों को दुख की इच्छाओं का कारण होता है, उनका जो इच्छा है वही दुख का कारण है, ये भी सही है। इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल सकता है, ये भी सही है। तो ये बी सी, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। डी उनका विश्वास नहीं था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अलेक्जेंडर सिकंदर को और पोरस की लड़ाई कहाँ पर हुई थी?
सिकंदर और पोरस की लड़ाई कहाँ पर हुई थी? तो ये हो जाएगा झेलम नदी के तट पर। सिकंदर का शिक्षक कौन था? आंसर आ जाएगा अरस्तु। अगला है, उन स्तंभदार भवनों को क्या कहते हैं जिनमें बौद्ध भिक्षु पूजा करते हैं? जो बौद्ध भिक्षु जो पूजा करते हैं उसको कहा जाता है आपका चैत्य। ठीक है, जहाँ रहते हैं उसको विहार कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का पूर्वी भाग किसके अधीन चला गया था? तो हो जाएगा सेक्युलस निकेटर। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? आसान सवाल है, अंग कहा जाता है। ऑप्शन डी सही होगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 130, इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? तो ये हो जाएगा बुद्ध। जो भी आपकी इच्छाएं हैं वही दुख का कारण बनती है। नेक्स्ट है, बुद्ध के जन्म और उसके पूर्व जन्म की कहानियाँ किस में संकलित है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, हमेशा पूछता है। तो गौतम बुद्ध के जन्म और उसके पूर्व जन्म की कहानियाँ किस बुक में लिखी गई है? हो जाएगा जातक कथा है। ऑप्शन डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? उदयन, बिंबिसार, अजातशत्रु या महापद्म नंद? तो हो जाएगा बिंबिसार जो है बुद्ध का समकालीन था। बुद्ध के प्रथम प्रवचन को क्या कहा जाता था? तो बुद्ध जब पहली बार प्रवचन दिए सारनाथ में तो उस घटना को कहा जाता है धर्मचक्र परिवर्तन। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो ये हो जाएगा राजगिरी। ऑप्शन सी। अगला सवाल देखिए, मिलिंद पन्हो क्या है? बौद्ध स्थल, बौद्ध का नाम, कला का बौद्ध या बौद्ध ग्रंथ? आंसर हो जाएगा बौद्ध ग्रंथ। बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? ये तीनों को मिलने के बाद क्या कहा जाता है? त्रिरत्न। ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, महावीर का प्रथम शिष्य पूछ रहा है, काफी आसान सवाल है। महावीर का प्रथम शिष्य जामली। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? महायान, हीनयान, दिगंबर या थेरवाद? दिगंबर जो है जैन का है, बाकी जो है वो आपका बौद्ध धर्म का है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाला बौद्ध भिक्षु कौन थे? आंसर हो जाएगा पद्मसंभव। नेक्स्ट है, वर्धमान महावीर और किस नाम से विख्यात है? वर्धमान महावीर को किस नाम से जाना जाता है? ये हो जाएगा जेना। अगला सवाल है, भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? तो ये होगा बुद्ध के युग में। अगला है, गौतम बुद्ध का जन्म किसके द्वारा अंकित किया गया है? तो उनका जन्म जो है वो दर्शाया गया है अशोक मौर्य का रुमनदेही स्तंभ में। अगला सवाल देखिए, जैन तथा बौद्ध धर्म के समय कितने आश्रमों को मान्यता प्राप्त हुई थी? तो हो जाएगा 4। नेक्स्ट है, न्याय सूत्र किसने लिखी? व्यास, गौतम, कपिल या चरक? तो न्याय सूत्र के जो राइटर है वो गौतम। ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं, ध्यान से देखते चलिएगा, फालतू की बातें नहीं, सिर्फ ध्यान से देखते चलिए। भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? आंसर हो जाएगा महावीर। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व कौन सा काल कहा जाता है? तो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व को कहा जाता है आपका धार्मिक उत्तेजना का काल। ऑप्शन डी। अगला देखिए, उस राज्य का नाम बताया जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। तो ये सबसे पहले हाथियों का इस्तेमाल युद्ध में
किया गया था, किसके द्वारा? मगधी के द्वारा, ऑप्शन बी। अगला देखिए, बौद्ध धर्म त्रिरत्न क्या इंगित करता है? तो बौद्ध धर्म का जो 3 बुक है वो इंगित करता है। यहाँ पे कोई भी नहीं है ऑप्शन में दिया हुआ, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। अगला देखिए, उस गणतंत्र का नाम बताइए जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जातियों का राज संघ था। तो गांधार, बज्जी, कौशल या अवंती? आंसर हो जाएगा बज्जी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया था? तो झेलम नदी के तट पर मुकाबला हुआ था सिकंदर और पोरस के राजा, ऑप्शन डी आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस मुद्रा में गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था? सारनाथ में पहला उपदेश किस मुद्रा में दिया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा धर्मचक्र मुद्रा। अगला देखिए, जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ये होगा अंग, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, कैबल्य कौन से धर्म से संबंधित है? काफी आसान सवाल। कैबल्य जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किससे है? ये हो जाएगा बौद्ध धर्म। अगला सवाल देखिए, 16 महाजनपद में से किसकी राजधानी तक्षशिला थी? तो तक्षशिला जो है किसकी राजधानी थी? गांधार का। कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? ये इंपॉर्टेंट है, 16 महाजनपद का उल्लेख कौन सा ग्रंथ में है? आंसर हो जाएगा अंग्योत्तर निकाय, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में किस शासक के शासन काल के दौरान विभाजित हुआ? तो बौद्ध धर्म दो भाग बटा, महायान और हीनयान, और उस समय जो राजा था कौन था? आंसर हो जाएगा कनिष्क, कनिष्क, ठीक है। अगला देखिए, स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन के निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित है? आंसर ये होगा मृत्यु। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर, बहुत इंपॉर्टेंट, जैन धर्म के सबसे पहला तीर्थंकर थे ऋषभ देव, ऑप्शन सी सही होगा। अगला देखिए, विशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? ये हो जाएगा कणाद। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? मौर्य, गुप्त, कुषाण और कण्व में सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? आंसर हो जाएगा मौर्य, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 162, बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए? आंसर हो जाएगा पाली भाषा। अशोक ने द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ पर बुलाई थी? तो हो जाएगा पाटलिपुत्रा में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था? तो देवनाम प्रियदर्शी मौर्य के राजा अशोक को कहा जाता था। अगला देखिए 165, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया था? तो हो जाएगा कलिंग युद्ध, ऑप्शन बी। अगला सवाल देखिए, अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से क्या होगा? ये हो जाएगा प्रबुद्ध शिक्षाधारी शासन, ऑप्शन ए। अगला, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चंद्रगुप्त के दरबार में कौन आया था? आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज, ऑप्शन सी। अगला देखिए 168, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सारनाथ स्तंभ पर उत्कीर्ण नहीं है? तो हो जाएगा हिरन। सेल्यूकस निकेटर किसको पराजित किया था?
सेल्यूकस निकेटर पराजित किया गया था किसके द्वारा? अगला क्वेश्चन है, सेल्यूकस निकेटर किसके द्वारा पराजित किया गया था? तो ऑप्शन बी होगा चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अर्थशास्त्र की रचना किसने की? हमेशा पूछता है। तो अर्थशास्त्र की रचना किया गया था किसके द्वारा? कौटिल्य के द्वारा। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, 171 नंबर क्वेश्चन, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किसके प्राकृत का प्रयोग किया है? आंसर हो जाएगा मगधी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का अंग नहीं था? अजातशत्रु, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या इनमें से कोई नहीं? आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा द्वितीय बौद्ध परिषद को संरक्षण प्रदान किया गया था? ये हो जाएगा अशोक। अगला है, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया? यानी भारत का में सबसे पहले आने वाला विदेशी नागरिक कौन था? तो ये हो जाएगा मेगास्थनीज। ऑप्शन बी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने सबको प्रभावित किया? ये हो जाएगा कारुबाकी। तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित था? आंसर हो जाएगा सिंधु और झेलम नदी। नेक्स्ट देखिए, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन ए। अगला सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था? ये हो जाएगा तक्षशिला। ऑप्शन ए। अगला सवाल देखिए, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? जीवन के लास्ट दिन में जैन धर्म अपनाने वाला समुद्रगुप्त, बिंदुसार, चंद्रगुप्त, अशोक में से कौन था? आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त। कलिंग युद्ध कब हुआ था? आसान सवाल है, 261 BC। अगला देखिए, भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? ये हो जाएगा यूनानियों ने। अगला है, शिलालेखों में किस राजा को देवाम्पिया प्रियदर्शी कहा गया? यानी देवताओं का प्रिय, तो ये कहा जाता था अशोक को। अगला सवाल देखिए, कहा जाता है कि सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आए, वह किसके शासनकाल के दौरान आए थे? तो सेंट थॉमस जो है वह किसके टाइम में आया था? पार्थियन के टाइम में। ऑप्शन बी होगा। अगला देखिए, जूनागढ़ शिलालेख किससे संबंधित है? जूनागढ़ का शिलालेख जो है रुद्रदामन से संबंधित है। ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध अजंता गुफाओं में उत्कीर्णन का काम सबसे पहले शुरू किया गया? हो जाएगा सातवाहन। ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल देखिए, सातवाहन अपने सिक्के मुख्यतः किस धातु से बनाते थे? तो हो जाएगा लेड। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा चलाने वाला शासक कौन था? तो इंडिया में सबसे पहले गोल्ड का कॉइन किसने चलाया था? ये हो जाएगा भारतीय यूनानी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसने भारत पर सबसे पहले चढ़ाई की? इंडिया पर सबसे पहले आक्रमण करने वाला था डेरिसियस I। अगला है, भारतीय और यूनानी कला के अभिलक्षणों को समन्वित करने वाला कला शैली का क्या नाम है? तो ये जाएगा गांधार कला। अगला सवाल देखिए, 190, मौर्य वंश के बाद निम्नलिखित में से किसने मगध पर शासन किया था? मौर्य के बाद मगध पे शासन, तो जो शासकों का क्रम है उसको आप लूसेंट से अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इससे से प्रश्न हमेशा आता है। तो यहाँ पे मौर्य के बाद जो है शासन करने वाला था वह था शुंग वंश। अगला देखिए, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया? ये हो जाएगा कनिष्क। ऑप्शन ए।
नेक्स्ट है रोमानी यूनानी कला को कहाँ स्थान प्राप्त हुआ था? ये हो जाएगा गांधार। 193 क्वेश्चन नंबर, सन 78 से प्रारंभ होने वाले शक संबंध का स्थापन। सबसे पहले तो पूछेगा कभी कभी कि शक संबंध का प्रारंभ कब हुआ था, तो हो जाएगा 78 ईसा। और इसका संस्थापक कौन था पूछ दे तो आंसर हो जाएगा कनिष्क। भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संबंध का प्रारंभ किसने किया? ये भी आंसर सेम हो जाएगा, कनिष्क ने। अगला देखिए, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो हो जाएगा कला के क्षेत्र में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो हो जाएगा नागार्जुन, अश्वघोष और वासुमित्र, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 197, निम्नलिखित में से पहली बार किसने बिहार के बोध गया में महाबोधि मंदिर का निर्माण करवाया था? तो जो महाबोधि मंदिर है उसका निर्माण अशोक ने करवाया था। चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चरक जो था वो किसके दरबार में था? कनिष्क के दरबार में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? हो जाएगा मदुरै, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 200, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस काल पर आधारित है? तो हमारा जो राष्ट्रीय पंचांग है वो शक काल पे आधारित है। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा सेंटर में एक बार फिर से। तो ये जो 500 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है प्राचीन इतिहास का, उसका पार्ट 2 होगा जिसमें हम देखेंगे आगे के क्वेश्चंस। तो देखिए 201 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह महान कुषाण नेता कौन था जो कि बौद्ध बन गया था? कुजाला, बीमा, कनिष्क और कदफिसेस। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने सांची के स्तूप का निर्माण किया? वेरी इंपॉर्टेंट, सांची के स्तूप का निर्माण तो ये किया गया था अशोक के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार पूछता है। तो चरक जो है वो कनिष्क के दरबार में था। अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजा गया राजदूत कौन था? किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। इसका सही आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा जैन धर्म से। अगला देखिए, कनिष्क किस वर्ष में राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए थे? तो ये हो जाएगा 78 ईसा। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला व्यक्ति सबसे पहले कब और कौन था? तो हो जाएगा 1837 में जेम्स प्रिंसिप। अगला देखिए, संगम युग का संबंध जो है कहाँ के इतिहास से है? संगम युग तो ये हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 209, कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला शैली को किस नाम से जाना जाता था? कुषाण काल का जो ग्रीक शैली का कला है उसको क्या कहते थे? गांधार कला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन सी होगा। अगला देखिए, संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए। संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र कौन सा था? तो ये हो जाएगा मुसिरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 211, कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत कौन सा अभिलेख से? स्तंभलेख, महावंश, दिव्यदान या शिलालेख 13। तो कलिंग का युद्ध का जो है सबसे ज़्यादा जानकारी वह मिलता है शिलालेख 13 से, ऑप्शन डी होगा। अगला देखिए, राजा खारवेल किसके चेदी वंश के महत्तम शासक के थे? यानी कौन सा जगह का पूछ रहा है? तो ये हो जाएगा कलिंग का। तो राजा खारवेल कहाँ से जुड़े थे?
कलिंग का, और उनका वंश क्या था, चेदी वंश। अगला प्रश्न देखिए, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध पे शासन किया था। तो वंशों का जो है क्रम आपको याद रखना है, हमेशा पूछता है यहाँ से। तो मौर्य वंश के बाद शासन करने वाला जो वंश था वो था शुंग वंश, ऑप्शन बी। अगला है, गांधार कला किसके अधीन फली फूली। तो गांधार कला सबसे ज़्यादा डेवलप हुआ था कुषाण काल में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 215वां देखिए, कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। सबसे फेमस राजा कनिष्क हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला है, प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी। तो चोल साम्राज्य की राजधानी आंसर हो जाएगा उरैयूर। अगला है, किस शिला राज देश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की थी। तो हो जाएगा शिलालेख राजदेश 13, ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। 218, अशोक ने समूचे भारत और सिलोन में बौद्ध धर्म का प्रचार किस प्रकार से किया था। तो खुद जो है बौद्ध भिक्षु बना और उसके बाद धर्म महापात्रों को भोज कराकर, तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगला देखिए, मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो आया था ग्रीस का राजदूत, तो वह कौन था, मेगास्थनीज था, ऑप्शन बी सही होगा। अलग अलग तरीके से पूछता है कि सवाल। अगला देखिए, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ पे थी। उज्जैन, पुष्पकलावती, तक्षशिला या राजगिरी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तक्षशिला। अगला देखिए, सातवाहन वंश का सबसे बड़ा शासक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था। तो हो जाएगा गौतम पुत्र सतकर्मी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे। आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ पे व्यतीत किए थे। तो ये हो जाएगा श्रवणबेलगोला। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त मौर्य अपना अंतिम दिन श्रवणबेलगोला में व्यतीत किया था। अगला है, बौद्ध धर्म का संरक्षण कुषाण शासक कौन था। तो यह था कनिष्क, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 225, निम्नलिखित में से कौन शासक कुषाण वंश से था। विक्रमादित्य, दंतीदुर्ग, खटविशेष या पुष्यमित्र। ये हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला देखिए, किस भारतीय शासक ने कलिंग का युद्ध लड़ा। काफ़ी आसान सवाल। अशोक। गांधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है। तो गांधार कला जो है किसका संयोजन है। ऑप्शन हो जाएगा बी, हिंद और यूनान का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था। तो अशोक का जो शिलालेख है वह ब्राह्मी लिपि से लिखा हुआ है, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है, संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे। नायक, चंदेल, पांडे या सोलंकी। आंसर हो जाएगा पांडे, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 231, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी। ये हो जाएगा पाटलिपुत्र। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क का राजवैद्य था। बहुत इंपॉर्टेंट, कनिष्क का राजवैद्य था वो था चरक, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए, अशोक किस राजवंश के राजा थे। तो ये हो जाएगा मौर्य। नेक्स्ट देखिए, भारतीय कला का वह कौन सा स्कूल है जो ग्रीको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा गांधार। नेक्स्ट देखिए, संगम युग का तोलिकप्यम साहित्य का सबसे बड़ा कार्य है। तो ये कौन सा लैंग्वेज में पूछ रहा है। ये हो जाएगा तमिल लैंग्वेज, ऑप्शन ए। अगला सवाल देखिए, धर्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने किन पदाधिकारियों की नियुक्ति की थी। धर्म का शिक्षा देने के लिए जिनको नियुक्त किया था उसे क्या कहा जाता था, धम्म महामत, ऑप्शन डी। अगला देखिए, नंद राजवंश का संस्थापक कौन था। काफ़ी आसान सवाल है, आंसर हो जाएगा धनानंद, ऑप्शन महापद्म नंद, ऑप्शन सी होगा इसका। अगला देखिए,
भारत सरकार के प्रतीक में कौन मौर्य या वंश से अपनाया नहीं गया? सत्यमेव जयते, सांड, घोड़ा या चार शेर? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये बाकी चीज़ें तो अपनाया ही नहीं गया है, ठीक है, और ये सत्यमेव जयते मौर्य वंश से नहीं था। अगला देखिए, निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? एका ब्राह्मण जो टर्म है वो गौतम पुत्र सतकर्णी के लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन डी सही होगा। अगला सवाल देखिए, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके शासक के दरबार में था? आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त। ऑप्शन बी। मेगास्थनीज यूनानी राजदूत किसके शासक के दरबार में था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेख में मिलती है? जीवन मृत, आंतरिक नीति या विदेश नीति या सभी विकल्प सही है? आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। अगला सवाल देखिए, ग्रीक लेखकों द्वारा अग्रमीज या जेंड्रमीज किसे कहा जाता है? ये हो जाएगा धनानंद को। भारतीय नेपोलियन किसको कहा जाता है? बहुत ही आसान सवाल और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। भारतीय नेपोलियन तो ये कहा जाता है समुद्रगुप्त। अगला देखिए, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था वो क्या था? तो उत्तर गुप्त काल का विश्वविद्यालय वो है नालंदा यूनिवर्सिटी। पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन है? आंसर हो जाएगा श्रीगुप्त। नेक्स्ट देखिए, आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान, गॉड ऑफ मेडिसिन किसे मानते हैं आयुर्वेद वाले वैद्य? आंसर होगा चरक को, धन्वंतरी। ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका होगा 246 का। नेक्स्ट है, आर्यभट्ट और ब्राह्म मिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग से संबंधित है? ये हो जाएगा गुप्त वंश। अगला सवाल देखिए, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया था? तो रोमन साम्राज्य के साथ भारत का जो व्यापार है वह समाप्त हुआ हुनों के आक्रमण द्वारा। ऑप्शन सी सही होगा। चीनी यात्री फहान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान आया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फहान जो है वह इंडिया में आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। ऑप्शन सी सही होगा। अगला देखिए, इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण की हुई है? तो इलाहाबाद का स्तंभ जो है वो समुद्रगुप्त के बारे में बताती है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 251, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? आंसर हो जाएगा हरिसेन। गुप्त शासक के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, राजपद वंशागत तथा सिंहासन सदा उसके बड़े पुत्र को मिलता था, ऐसा कोई रूल नहीं था। तो ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अगला देखते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? घटोत्कच, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त वन या समुद्रगुप्त? तो ये हो जाएगा समुद्रगुप्त। कवि कालिदास किसके राजकवि थे? कवि कालिदास किसके राजकवि थे? आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। नेक्स्ट देखिए, गुप्त शासकों की सरकारी यानी दरबारी भाषा क्या थी? ऑफिशियल लैंग्वेज जिसको बोलते हैं गुप्त शासन के दौरान, वह क्या था? आंसर हो जाएगा संस्कृत। गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? कला, साम्राज्यवाद, भूमि सुधार या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कला व स्थापत्य के लिए। नेक्स्ट देखिए, गुप्त राजा की जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वो कौन था? तो विक्रमादित्य किसको कहा जाता था? बताइए। ये हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय को। अगला है, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? आर्यभट्ट। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 259, गुप्त संवत निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, गुप्त संवत किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो यह जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम।
नेक्स्ट सवाल देखिए, निम्नलिखित में से गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोकने वाला राजा पूछ रहा है। ये हो जाएगा आपका स्कंदगुप्त, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, राजा हर्ष अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ स्थानांतरित किया था? तो राजा हर्ष जो है वो अपना राजधानी ट्रांसफ़र किया था थानेसर से कन्नौज, ऑप्शन ए होगा। गुप्त काल में किस धातु का सबसे अधिक सिक्का जारी किया गया? ध्यान दीजिएगा, गुप्त काल में सबसे अधिक धातु जो कि सिक्कों के लिए उपयोग किया गया वह था सोना, ऑप्शन ए। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाता है? ये हो जाएगा गुप्त। नेक्स्ट सवाल है, आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? आर्यभट्ट और कालिदास दोनों के दोनों थे चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में, ऑप्शन बी। अगला है, बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के दरबारी कवि थे? हर्षचरित्र के लेखक थे बाणभट्ट, और वो किसके राज दरबारी थे? आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। अगला सवाल देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इंपॉर्टेंट है, बिहार स्पेशल में भी आ सकता है। तो नालंदा यूनिवर्सिटी जो है कुमार गुप्त ने इस्टेब्लिश किया था। एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी के लेखक कौन थे? कादम्बरी के लेखक कौन थे? तो हो जाएगा बाणभट्ट। अगला है, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? आंसर हो जाएगा प्रयाग। नेक्स्ट देखिए, हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा किसके सम्मान में की गई थी? तो हर्षवर्धन के टाइम में कौन आया था? चीनी यात्री आया था और उसका नाम क्या था? हुएनसांग, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की है? हर्षचरित्र, रत्नावली, प्रियदर्शी का और नागनंदा। तो हर्षचरित्र का रचनाकार था बाणभट्ट, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 271। निम्नलिखित में से किस अभिलेख शिलालेख में सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है? इंपॉर्टेंट, कौन सा शिलालेख में सबसे पुरानी जो चीज़ है जहाँ पे सती प्रथा की चर्चा की गई है? आंसर हो जाएगा भानुगुप्त का एरन शिलालेख। अगला है, हेनसांग किसके शासन काल के दौरान भारत आया था? ये भी रिपीट हो चुका है इसी वीडियो में। हेनसांग बताइए यहाँ पे आपको आना चाहिए हर्षवर्धन के टाइम में। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? ये हो जाएगा हर्षवर्धन। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया? हेनसांग। अलग अलग तरीके से पूछ लेगा, कभी हेनसांग का पूछ लेगा, कभी हर्षवर्धन के समय कौन आएगा पूछ लेगा। ठीक है, अगला देखिए 275, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? हर्षवर्धन का दरबारी कवि बाणभट्ट। हर्षचरित्र निम्नलिखित के द्वारा किसके द्वारा लिखी गई? बाणभट्ट। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, विक्रमशिला की स्थापना ये हो जाएगा धर्मपाल ने किया था, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? ये हो जाएगा सी, महाराष्ट्र। शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आंसर होगा आर्यभट्ट। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 280, बराहमिहिर कौन था? ये हो जाएगा खगोलज्ञ। नेक्स्ट है, अलवर संतों का आविर्भाव निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य से हुआ है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या महाराष्ट्र? ये हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन, चीनी यात्री सुंग यून भारत कब आया था? तो ये हो जाएगा 518 ईस्वी में। अगला है, ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित था? तो ओदंतपुरी जो है वह बिहार में।
नेक्स्ट देखिए, लिच्छवी दैहित्र किसे कहते हैं? ये हो जाएगा समुद्रगुप्त का, ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल देखिए, हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? तो हर्षवर्धन के समय दक्षिण भारत का जो राजा था वह था पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन बी होगा। अगला देखिए, गुप्त काल शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा सिक्का चांदी का में जारी किया गया था? आंसर हो जाएगा रुपया का। 87 देखिए, रवि कीर्ति जो कि एक जैन थे, उन्होंने एहोल प्रशस्ति की रचना की, उनको किसका संरक्षण प्राप्त था? तो बेसिकली पूछ रहा है कि रवि कीर्ति एक जैन थे, वो किस शासक के समय में थे? तो ये हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिर अस्थायी योगदान है? कैलाश मंदिर, कन्नड़ काव्य, जैनवाद का संरक्षण या विदय? तो राष्ट्रकूटों का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है वह है कन्नड़ काव्य में 3 कवि पांपा, पोना और राणा तथा कैलाश का मंदिर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट है, प्रयाग प्रशस्ति जो है किस शिलालेख को कहा जाता है? तो ये जगह मेहरैली शिलालेख, ऑप्शन है। अगला है, किसके शासन काल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? ये हो जाएगा गुप्त के समय। अगला सवाल 291, द्वितीय पांड्यान साम्राज्य के भूमि माप का उल्लेख किसमें किया गया है? तो ये हो जाएगा तलवाईपुरम तांबे की प्लेटों। नेक्स्ट देखिए, प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताइए। तो तक्षशिला, नालंदा, उदंतापुरी और कांची में सबसे पुराना है वह है तक्षशिला यूनिवर्सिटी, ऑप्शन ए। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन। गुप्त वंश का सबसे लास्ट शासक था विष्णुगुप्त, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, 6ठी शताब्दी की शुरुआत में भारत की यात्रा पर आने वाले चीन तीर्थयात्री कौन थे? हेनसांग, फाहियान, सोंगयुंग या इत्सिंग? तो सोंगयुंग तो 500 कुछ ईस्वी मतलब 6ठी शताब्दी में आया था, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, महाराजाधिराज की उपाधि लेने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? ये हो जाएगा चंद्रगुप्त। अगला देखिए, चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्षवर्धन पर विजय का वर्ष यानी कब, किस वर्ष उसने विजय किया था? तो हो जाएगा 618 ईस्वी। नेक्स्ट देखते हैं, हर्षवर्धन की बल्लवी विजय निम्नलिखित शिलालेखों में से किस में पाया गया है? हो जाएगा नवसारी ताम्रपात शिलालेख, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए 298, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से था? इंपॉर्टेंट, तो नरेश खारवेल का जो संबंध है वह था महामेघवाहन वंश, ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय कब प्राप्त किया था? तो ये हो जाएगा 712 ईस्वी। अगला सवाल देखिए, खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो खजुराहो के मंदिर जो है वह बनाया गया था चंदेल राजपूतों के द्वारा। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया? ये पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, 738 ईस्वी में अरबों को पराजित किसने किया था? प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल या चालुक्यों? यह हो जाएगा चालुक्यों के द्वारा, ऑप्शन डी। अगला सवाल है, चालुक्यों ने अपना साम्राज्य कहाँ पर स्थापित किया था? सुदूर दक्षिण, मालवा दक्षिण या गुजरात? आंसर हो जाएगा दक्षिण। बीतपाल तथा धीमक नामक भारत के 2 महान कलाकार किस युग से संबंधित हैं? तो ये दोनों के दोनों पाल युग से थे। अगला सवाल देखिए, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक यानी जयसिंह द्वितीय, विक्रमादित्य 6, सोमेश्वर 2 और पुलकेशिन द्वितीय में सबसे प्रसिद्ध कौन था? ये पुलकेशिन द्वितीय हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था?
तो चालुक्य द्वितीय को पराजय का सामना करना पड़ा था नरसिंह वर्मन प्रथम से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले कौन थे? तो इंडिया पे सबसे पहले मंगोलों ने अटैक किया था, ठीक है, सॉरी अरब ने अटैक किया था, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो जगह धर्मपाल। गीत गोविंद के लेखक पूछ रहा है, अब उतना नहीं पूछता है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है गीत गोविंद, तो इसके राइटर जयदेव थे। 10वां देखिए, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने प्रसिद्ध शहर भोपाल की स्थापना की थी? तो भोपाल जो है राजा भोज के द्वारा किया गया था। एक कहावत भी है, आप सुने होंगे, कहाँ गंगू तेली कहाँ राजा भोज, तो यही राजा भोज की बात होती है। नेक्स्ट है, मूलतः चचनामा किस भाषा में लिखा गया है? ये जगह अरबी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से क्या अजंता गुफाओं के संबंध में सही नहीं है? महाराष्ट्र में स्थित है, ये तो सही है। बौद्ध कला सही है। प्राचीन भारत में प्रयुक्त तकनीकों को दर्शाती है, ये गलत है। फूल पत्तियों का चित्र नहीं है, इसमें तो है, तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखिए, कैलाश का प्रसिद्ध शिलाकृत मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पे है? यह जगह एलोरा, कैलाश की गुफाएं एलोरा, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट देखिए, एलोरा के मंदिरों का निर्माण किस शासक ने किया था? इंपॉर्टेंट है, एलोरा की मंदिर राष्ट्रकूटों ने बनवाया था। अगला है, एलोरा में सुविख्यात कैलाश शिव मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? वंश पूछे तो हो जाएगा राष्ट्रकूट ने, और किस राजा ने करवाया था, तब जो है आंसर हो जाएगा कृष्ण वन। नेक्स्ट देख लीजिए, महाबलीपुरम के रथों का निर्माण किसके शासन में किया गया था? तो हो जाएगा पल्लवों, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, किस शासकों के राजकाल में अजंता और एलोरा की गुहा चित्रकला विकसित हुई थी? तो होगा राष्ट्रकूट के शासनकाल। राष्ट्रकूट साम्राज्य का जो प्रवर्तक है वह कौन था? दंतिदुर्ग, अमोघवर्ष, गोविंद द्वितीय या इंद्र III? आंसर हो जाएगा दंतिदुर्ग। नेक्स्ट देखिए, एलोरा में ठोस शैल को काटकर बनाए गए प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किसके संरक्षण में किया गया था? तो ये हो जाएगा डी, राष्ट्रकूट। नेक्स्ट है, एलोरा में कैलाश नाथ मंदिर निर्माण का निम्नलिखित में से किसके द्वारा करवाया गया था? तो एलोरा का जो कैलाश मंदिर है वह किसने बनवाया था? आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूटों ने। तो देख रहे हैं आप, सेम क्वेश्चन को अलग अलग प्रकार से पूछता है एग्जाम में, ध्यान कर लीजिएगा इसका। आगे देखते हैं, पल्लवों की राजधानी का नाम क्या था? तो पल्लवों का जो राजधानी था वह क्या था? कांची। महाबलीपुरम की स्थापना किसने की थी? ये हो जाएगा पल्लवों ने। नेक्स्ट देखिए, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? जैन, बौद्ध, शैव या वैष्णव धर्म? तो चोल राजा के समय में जो धर्म था संरक्षण प्राप्त वो था शैव धर्म। अगला है, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था? तो हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम। आगे देखिए, 327, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? महत्वपूर्ण सवाल। बृहदेश्वर का जो मंदिर है वह है तंजौर में। निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की थी? तो नौसेना को सर्वोच्चता स्थापित करने वाला भारतीय जो शासक था प्रथम, वह था राजाराज वन, ऑप्शन ए। अगला देखिए, पुहार नगर की नींव किस चोल शासक ने रखी थी? पुहार नगर तो वो था कारिकाल, ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 330, राजकुमार एलाना ने दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व में श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया, यह द्रविड़ शासकों की किस वंश से संबंधित था? तो राजकुमार एलाना जो है द्रविड़ शासक का कौन सा वंश से संबंधित था?
ये हो जाएगा चोल वंश। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया गया था? आंसर हो जाएगा बी, राजा राज चोल। आगे देखिए, निम्नलिखित में से राजवंश में से किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता था? ये हो जाएगा चोल। अगला देखिए, चोल राजा ने लंका सिंहल को पहले जीता था। किस चोल राजा ने जीता था? तो ये होगा राजा राज प्रथम। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी थी? आंसर हो जाएगा बी, तंजौर। गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाली चोल राजा कौन सा था? राजा राज चोल, महेंद्र, परतंक या राजेंद्र चोला? ये हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 336 देखिए, अधिकांश चोल मंदिर किस देवी या देवता को समर्पित है? हो जाएगा शिव को। अल-बिरूनी भारत में किसके साथ आया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अल-बिरूनी जो है किसके साथ आया था? तो ये हो जाएगा आपका महमूद गजनी के साथ। ठीक है, गजनी वाला जो मूवी हो। आगे देखिए, चोल राजाओं का शासन कहाँ पे था? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? तो चंद्रवरदाई। काफ़ी आसान सवाल, ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 340 देखिए, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया था? तो हो जाएगा डी, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया था। अगला सवाल है, किस लड़ाई में मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया गया था? तो बताइए, देखते हैं चारों ऑप्शन ध्यान से। 341 देखिए, बोल रहा है कि लड़ाई किस लड़ाई में मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोला गया था? तराई की पहली, दूसरी, खानवा या पानीपत की लड़ाई? तो जगह तराई की दूसरी लड़ाई। अगला, निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? तो मोहम्मद गौरी को हराने वाला पहला शासक था बघेल भीम। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? काफ़ी आसान सवाल है। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने वाला महमूद गजनी था। अगला देखिए, व्यक्ति की घटना का सही मेल मिलाना है आपको। सुल्तान मोहम्मद सोमकाठ की लूटपाट, मोहम्मद गौरी सिंध विजय, अलाउद्दीन खिलजी बंगाल में विद्रोह, मोहम्मद बिन चंगेज खां की चढ़ाई, तुगलक। तो इसमें से मेल करना है। तो हो जाएगा ऑप्शन सी, सिर्फ 1 जो है वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 345, चोल वंश में ग्राम प्रशासन के बारे में किस शिलालेख में उल्लेख मिलता है? ग्राम प्रशासन, तो इसका उल्लेख जो है वह मिलता है उत्तरामेरूर में। नेक्स्ट देखिए, महाबलीपुरम में समुद्र तट पर जो मंदिर बनाया हुआ किसने बनवाया था? ये हो जाएगा नन ऑफ दीज। कौन बनवाया था कमेंट में हम आपको बता देंगे। नेक्स्ट देखिए, सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। अरब सेना का जो सेनापति था जिसने सिंध पे विजय प्राप्त किया था वह कौन था? हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। अगला देखिए, किस पल्लव शासक के शासनकाल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हुआ था? तो हो जाएगा महेंद्र वर्मन 1। नेक्स्ट देखिए, पुलकेशिन द्वितीय किस महानतम शासक था? ये हो जाएगा बादामी के चालुक्य का। नेक्स्ट है, किस पल्लव शासक के शासनकाल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हुआ था? रिपीट हो जाएगा क्वेश्चन, महेंद्र वर्मन 1 आंसर होगा। अगला देखिए, मिलान करना है। चालुक्य, मालखेड़, होयसल्स, वातापी, राष्ट्रकूट, वारंगल, कात्यायन, दारसमुद्र। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके लिए इसको स्किप कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर मेरूर शिलालेख
से किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है? तो ये हो जाएगा चोल। अरबियों ने मुल्तान को क्या नाम दिया था? तो ये हो जाएगा स्वर्ण नगरी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है? तो पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित इसमें से कौन सा हो जाएगा? ये होले, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, चोलों के समय बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित था? सही आंसर हो जाएगा तंजावुर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राष्ट्रकूट के राजा अमोघवर्ष ने लिखी है? अमोघवर्ष ने लिखी है, ये हो जाएगा कविराज मार्ग, ऑप्शन डी। अगला देखिए, भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाला कौन था? आंसर हो जाएगा आर्य। नेक्स्ट देखिए, कांचीपुरम में प्रसिद्ध बैकुंठ पेरुमल मंदिर किसने बनवाया था? जो कांचीपुर का बैकुंठ पेरुमल मंदिर है वह किसने बनवाया था? ये हो जाएगा नंदीवर्मन द्वितीय ने। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से पल्लव राजा ने चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करके उनका वध करके बाता पिंकोंडा का खिताब प्राप्त किया था? तो हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम ने। पुलकेशिन द्वितीय को किसने मारा था और पराजित किया? नरसिंह वर्मन प्रथम। नेक्स्ट देखते हैं, प्रतिवर्ष वंश का महानतम ये है प्रतिहार वंश, कट गया थोड़ा सा। प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? तो ये जगह भोज। नेक्स्ट देखिए, महाबलीपुरम स्थित एकाश्मीय शैली मंदिरों का प्रसिद्ध नाम क्या है? ये होगा रथ। अगला सवाल है, राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? आंसर होगा एलोरा। नेक्स्ट है, अजंता एलोरा की गुफाएं निम्नलिखित में से कौन से शहर के पास स्थित है? तो जगह औरंगाबाद, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। भारत के किस क्षेत्र में कामरूप एक प्राचीन नाम है? कामरूप कहाँ पर स्थित है? तो ये असम में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, महाबलीपुरम द्वारा स्थापित किया गया था। तो महाबलीपुरम को किसने स्थापित किया था? नरसिंह वर्मन ने, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट देखिए, दिलवाड़ा के चालुक्य जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर, काफ़ी आसान सवाल है, राजस्थान में है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने गंगईकोंडन की पदवी धारण की थी? क्या हो जाएगा? राजेंद्र वन। नेक्स्ट देखिए, कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर जिसकी भीतरी दीवारों में रंगों से मूर्तियां बनाई गई वह किसके द्वारा बनवाया गया? हो जाएगा नरसिंह वर्मन के द्वारा। अगला, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का संस्थापक धर्मपाल, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पल्लव राजवंश ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? कांचीपुरम। सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था? अगला सवाल है, सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था? गजनी का। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया? उड़ीसा में स्थित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये जो है मंदिर बनवाया गया था किसके द्वारा? नरसिंह देव प्रथम के द्वारा। पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? नेक्स्ट है, पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम। ऐहोल प्रशस्ति का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से जुड़ा हुआ था? अगला है, ऐहोल प्रशस्ति का संबंध कहाँ से जुड़ा हुआ है? तो हो जाएगा चालुक्य राजवंश, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला पहला चोल शासक कौन था? राजेंद्र वन। किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था? पल्लव राजवंश। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से चार संबंधों का आरंभ के काल में कौन सही है? आंसर होगा शक, गुप्त, हिजरी और ग्रोगियन। तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित मंदिरों में से चंदेल राजा किससे संबंधित थे? तो चंदेल का जो राजा है वह कौन से मंदिर का निर्माण करवाया था? खजुराहो का।
अगला देखिए, भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ पर स्थित है? राजगीर, बमियान, श्रवणबेलगोला और माउंट आबू में। तो यह जो है स्थित है बमियान में। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन कौन है? पाणिनि, अश्वघोष, भास और कालिदास में सबसे पुराना पूछ रहा है, तो हो जाएगा पाणिनि। नेक्स्ट देखिए, चंद्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? चंद्रकला की जो चित्रकला की गांधार शैली, तो इसका शुरुआत जो है किसने किया था? महायान संप्रदाय ने, ऑप्शन बी। अगला देखिए, निम्नलिखित वास्तुशिल्प के चमत्कारों में से किसका निर्माण ईसा की 12वीं शताब्दी में नहीं हुआ? तो यह कोणार्क का सूर्य मंदिर। इसका क्रम घटना का मिलाना है। मोहम्मद पैगंबर का जन्म, गुप्त राजवंश का उदय, रोमन कोलिसिया का पूरा होना, या पीटर महान का रूस का जार बनना। तो ये सबसे पहले जो है वो हो जाएगा सी, फिर बी, फिर ए, फिर डी। ऑप्शन ए इसका सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 384 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से भारत का वह स्थल स्मारक कौन सा है जो यूनेस्को की विश्व सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल नहीं है? तिरुपति, आगरा फोर्ट, हुमायूं का मकबरा या केवल देव नेशनल पार्क? आसान सवाल है, ऑप्शन ये हो जाएगा तिरुपति। नेक्स्ट देखिए, यूनेस्को की सूची में शामिल स्मारकों का सही जोड़ा यहाँ पे बनाना है। सूर्य मंदिर कहाँ पे है? कोणार्क में, तो डी का दूसरा हो जाएगा। ठीक है, डी का 2 हो जाएगा, यानी सबसे लास्ट में 2 होगा, तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये गुफाएं मुंबई हार्बर में स्थित शिल्प गुफाओं का एक नेटवर्क है। तो मुंबई में कौन सा स्थित है? अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, बादामी में से आंसर होगा एलिफेंटा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक रचना शास्त्रीय संगीत साहित्य से संबंधित है? धम्मपद, वेद, मेघदूत या दीर्घनिकाय? ये होगा सी, मेघदूत। अगला सवाल देखिए, बर्मा का प्राचीन भारत में क्या कहा जाता है? ये होगा स्वर्णभूमि। अंगकोर वाट मंदिर कहाँ पर स्थित है? थाईलैंड, मलेशिया, कंबोडिया, म्यांमार? ये चारों में से कहाँ पर स्थित है? कंबोडिया में अंगकोर वाट मस्त। नेक्स्ट देखिए, राज प्रतीक के फलक के नीचे देवनागरी लिपि में लिखित सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो हो जाएगा मुंडक। नेक्स्ट देखिए, किसका जोड़ा सही नहीं? कृष्णदेवराय, अमुक्तमाल्य, हर्षवर्धन, नागनंद, कालिदास, ऋतुसंहार, विशाखदत्त, किरात जरनिया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाकी तीनों सही है। नेक्स्ट देखिए, एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो हो जाएगा हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों। अजंता की चित्रकला कृतियों में वर्णित कथा नक है? रामायण, महाभारत, जातक या पंचतंत्र? आंसर होगा जातक। नेक्स्ट देखिए, भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? बिहार हो जाएगा। तिरुचिरापल्ली जनपद दक्षिण में कौन से जनपद में स्थित है? तो हो जाएगा पदुकोट्टाई, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, प्राचीनतम विश्वविद्यालय गांधार, कन्नौज, नालंदा और वैशाली में से कौन सा है? आंसर हो जाएगा वैशाली। ये मिस्टेक हो गया। सबसे प्राचीन लोकतंत्र वैशाली होगा, लेकिन यूनिवर्सिटी आपका नालंदा है। ठीक है, नेक्स्ट है, व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो अष्टाध्यायी के लेखक है पाणिनि। लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है? आपका उड़ीसा, भुवनेश्वर में। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का क्या कारण है? ये हो जाएगा गांधार कला।
दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ पर स्थित है? आंसर हो जाएगा माउंट आबू पर्वत पर। ठीक है, आगे देखते हैं अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? तो अजंता का जो गुफा है वह गुप्त काल से संबंधित है। अगला देखिए मिलाने का है, मध्य युग भारत के शासक राजवंश के साथ उनकी राजधानियाँ मिलाना है। प्रतिहार तो ये कन्नौज, चंदेल खजुराहो, परमार धार चालुक्य का अनिल बाड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो क्रम में है वो सही है। नेक्स्ट देखिए, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विद्या अध्ययन केंद्र नहीं था? तक्षशिला, विक्रमशिला, कौशाम्बी, नालंदा में से कौन जो है लर्निंग का सेंटर नहीं था? तो आंसर हो जाएगा कौशाम्बी। नेक्स्ट देखिए, 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों की प्राधीनता रखता है वह कौन सा है? ये हो जाएगा आपका लिंगराज टेम्पल, ऑप्शन सी। देखिए नेक्स्ट पूछ रहा है कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? तो हो जाएगा खजुरा, कौन सा सुमेलित है, सॉरी, एलोरा, साक, महाबलीपुरम, राष्ट्रकूट, पल्लव, मीनाक्षी, खजुराहो को चंदेलों ने बनाया, ऑप्शन डी सही होगा। सांची क्यों विख्यात है? तो ये सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से सभी मध्यकालीन भारतीय मंदिरों में सबसे ऊंचा कौन सा है? कैलाश, सूर्य, नीलकंठेश्वर, बृहदेश्वर में सबसे ऊंचा मंदिर कौन सा है? तो हो जाएगा बृहदेश्वर का तंजौर मंदिर। नेक्स्ट देखिए, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? ये हो जाएगा पेशावर। देखिए यहाँ पे ऑर्डर में है मगध के राजवंशों का, नंद, शिशुनाग, मौर्य और हर्यक। सबसे पहले हर्यक वंश था, फिर शिशुनाग, फिर नंद और फिर मौर्य वंश। तो ऑप्शन सी सही होगा इसका। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछता है यहाँ से किसके बाद कौन आया या क्रम में सजाइए, इस तरह से पूछेगा। अगला देखिए, सांची का महान स्तूप कहाँ पर स्थित है? हो जाएगा मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो चिकित्सक नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस देश में हाल ही में बुद्ध की मूर्तियां प्राप्त किया गया है और हटाया गया है? तो ये था अफगानिस्तान में। ऐतिहासिक लोरा की गुफाएं किसके समीप स्थित है? औरंगाबाद, महाराष्ट्र,